ओके गाइस, सो आज जो टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं वो बेसिकली आपके लीनियर रिग्रेशन जो हम लोगों ने पढ़ा था उसके मॉडल की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है। राइट, अभी तक हम लोगों ने जो भी करा वो क्या कर रहे हैं हम लोग, डेटा को, डेटा जो होता है उसको कैसे हम लोग इनहेंस करेंगे। राइट, यही सारा टेक्निक हम लोग अभी तक करते आ रहे हैं। स्टैंडर्डाइजेशन हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, स्केलिंग हो गया, वन हॉट इनकोडिंग हो गया, ये सारी चीजें हम लोगों ने सीखा। राइट, ये सारे इस सभी की मदद से आप क्या करोगे, आप डेटा की जो भी परफॉर्मेंस पहले था उससे आप बेटर कर सकते हो। राइट, उसी में आप क्या कर सकते हो, जो आज हम लोग टॉपिक करने जा रहे हैं वो बेसिकली क्या करता है, वो आपके लीनियर रिग्रेशन के मॉडल के परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है। राइट, ये क्या करता है, आपके लीनियर रिग्रेशन के परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है। तो बेसिकली आपको पता है ना, लीनियर रिग्रेशन बेसिकली क्या होता है। आपके पास लीनियर रिलेशनशिप रहता है, जो भी आपके एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, इसमें आपका क्या रहता है, लीनियर रिलेशनशिप रहता है। और ये लीनियर रिलेशनशिप बेसिकली हम लोग क्यों करते हैं, बिकॉज जो भी आपके पास प्रिडिक्टेड वैल्यू है और जो एक्चुअल वैल्यू, इन सभी का हम लोग इन सभी में रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। राइट, और रिलेशन फाइंड आउट करते हुए हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, एरर क्या है। ठीक है, एरर कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो आपका प्रिडिक्टेड रहता है और एक्चुअल रहता है इन दोनों को हम लोग माइनस कर देते हैं। एंड उसी में हम लोग के पास क्या है, और भी पैरामीटर है जिससे हम लोग चीजों को देख सकते हैं। इसी एरर को हम लोग आगे और भी डिफाइन किए हुए हैं, जिसको बोलते हैं मीन स्क्वायर एरर, रूट मीन स्क्वायर एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। ये तीनों सिग्निफिकेंस रोल प्ले करते हैं आपके मॉडल के परफॉर्मेंस में। और साथ साथ में ये आप इसका वैल्यू आपको हमेशा कम रहना चाहिए। अब परफॉर्मेंस अगर और चेक करना है तो आपको क्या, किसका हेल्प लेना पड़ेगा, आर स्क्वायर एंड एडजस्टेड आर स्क्वायर। सारा मैं रिवीजन करा दे रहा हूँ, ये सारी चीजों को देखिए। अब लीनियर रिग्रेशन में कुछ कुछ डिसएडवांटेज था जो हम लोगों ने देखा था, कि आप हमेशा एक डेटा का दूसरे डेटा के साथ लीनियर ही रिलेशनशिप होता है, ये एजम्पशन माना गया था। राइट, अब ये चीज तो हमेशा नहीं होता है ना, कि एक डेटा का दूसरे डेटा के साथ सिर्फ लीनियर रिलेशनशिप होता है। फिर हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने देखा था फिर कि मल्टी कोलिनियरिटी क्या होता है। ठीक है, फिर हम लोगों ने देखा था कि कैसे किस तरीके से डेटा आपका चेंज होता है नहीं होता है, ये सारा चीज देखा था। फिर हम लोगों ने हेट्रोस्कैटिसिटी भी देखा था, होमोस्कैटिसिटी भी देखा था, वो सारी चीजों को हम लोगों ने देखा। आज जो हम लोग टेक्निक करने जा रहे हैं जिसका नाम है आपका रिज एंड लैसो रिग्रेशन। ये बेसिकली मॉडल परफॉर्मेंस टेक्निक है। ये बेसिकली क्या करता है, इट विल एनहेंस द performance of linear regression model, particularly when dealing with multicollinearity and overfitting is। ठीक है, इन सभी से बेसिकली डील करने के लिए आपका क्या आता है, रीज एंड लासो रिग्रेशन आता है। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले रीज रिग्रेशन के बारे में देखते हैं, चीजों को समझते हैं। ठीक है, अब आपको पता है आपके लाइन का इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये आपका क्या रहता है, डिपेंडेंट। ये आपका क्या है, इंडिपेंडेंट। ये है आपका स्लोप और ये है आपका इंटरसेप्ट। राइट, इंटरसेप्ट जिसको हम लोग कांस्टेंट बोल रहे हैं। ठीक है, तो रीज एंड लाजो जो लैसो रिग्रेशन है वो किस तरीके से काम करता है। तो बेसिकली आपको आपको ये भी पता है कि अगर आप के पास दो वैल्यू है, लाइक ये प्रिडिक्टेड है, ये एक्चुअल है, तो आप एरर निकालते थे, y एक्चुअल माइनस y प्रिडिक्टेड। राइट, इस तरीके से आप वैल्यू को देखते थे। अब इसी में आपने क्या देखा बेसिकली, कि आपके पास कॉस्ट फंक्शन आता था और एक आपका लॉस फंक्शन आता था। राइट, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी है ना। अब कॉस्ट फंक्शन को हम लोग को क्या करना रहता है, कॉस्ट और लॉस फंक्शन को कम करना रहता है। कॉस्ट फंक्शन कैसे काम करता था आपका, आप इसमें एरर का एवरेज लेते थे। लॉस फंक्शन में आप सिंगल पॉइंट को कंसीडर करते थे।
राइट। ये सारी चीजें आई होप आपको याद होंगी। इन सभी चीजों को भी हम लोग को यहाँ पे ध्यान में रखना है। ठीक है। तो बेसिकली रिज रिग्रेशन के बारे में आते हैं, चीजों को देखते हैं। रिज रिग्रेशन को हम लोग L2 फॉर्म भी बोलते हैं, कभी कभी इसको L2 फॉर्म भी बोलते हैं, इसका नाम अल्टरनेटिव नाम आपका L2 फॉर्म भी है। ठीक है। ये बेसिकली क्या करता है, आपके पास जो भी डेटा है, जो भी डेटा आपके पास है, ये बेसिकली डिफाइन करता है कि आपके पास मल्टी कोलिनियरिटी जो होता है, आपको पता है ना मल्टी कोलिनियरिटी, मैंने बता रखा है। मल्टी कोलिनियरिटी जो होगा वो बेसिकली कम होना चाहिए, राइट। कि आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो बेसिकली डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ प्रॉपरली मैचअप करे, या इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल दोनों उतना ज्यादा सेम ना हो, राइट। अगर वो सेम हो जाता है तो क्या हो जाता है कि आपका डेटा कोलिनियर मल्टी कोलिनियरिटी के साथ में एग्जिस्ट करता है, राइट। अब ये बेसिकली क्या करता है, ये एड्रेस आपको एड्रेस शो करता है, बेसिकली ये शो करता है कि आपका जो डेटा आया है, ठीक है, उन सभी में आपके कॉलम का बिहेवियर क्या है। ठीक है। कॉलम में मल्टी कोलिनियरिटी है या आपका बेसिकली एक और टर्म बोल सकते ओवरफिटिंग का इशू तो नहीं है। ठीक है। इन सभी से डील करने के लिए हम लोगों ने L2 फॉर्म का यूज करा। ये बेसिकली क्या करता है, जो आपके एरर का जो इक्वेशन है, अगर मैं आपको बताऊं कुछ इस तरीके से, y माइनस वाई एक्चुअल माइनस वाई प्रिडिक्टेड, मान लो इस तरीके से स्क्वायर, ये होता है, ये क्या होता है, कॉस्ट फंक्शन। ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग को क्या करना रहता है, और इसको ये भी बोल सकते हैं सम ऑफ रेसिड्यूअल। ठीक है, ये भी बोल सकते हैं हम लोग। अब सम ऑफ रेसिड्यूअल का मतलब क्या है कि y एक्चुअल माइनस वाई प्रिडिक्टेड, y एक्चुअल माइनस वाई प्रिडिक्टेड, y एक्चुअल माइनस वाई प्रिडिक्टेड, इन सभी का समेशन किया हुआ है, तो इसको सम ऑफ रेसिड्यूअल भी बोल सकते हैं। और इन सभी का वैल्यू हम लोग को कम करना रहता है, राइट। तो आपको क्या करना है, बेसिकली जो भी आपके पास टर्मोलॉजी है उसमें आपको उसमें आपको क्या करना है, एक पेनाल्टी टर्म, एक पेनाल्टी टर्म ऐड करना है। किसमें किसमें ऐड करना है, तो जो आपके पास ये सम ऑफ रेसिडुअल है ना, उसमें एक पेनाल्टी टर्म ऐड करना है। ठीक है। उसमें क्या करना है, एक पेनाल्टी टर्म ऐड करना है। ये बेसिकली क्या करेगा, तो मैं आपको बताता हूं। तो इसका जो सिंटेक्स होता है, जैसे आपको लीनियर रिग्रेशन में मैं फिर से बता रहा हूं, क्या आप करते हो, यही काम करते हो ना बेसिकली, समेशन i इक्वल टू 1 से n y एक्चुअल माइनस y प्रिडिक्टेड का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको मैंने सम ऑफ रेसिडुअल बोला। अब मुझे क्या करना है, रिज रिग्रेशन में बेसिकली क्या होता है, इन रिज रिग्रेशन जो आपके पास ये एक्सप्रेशन है उसमें एक पेनाल्टी टर्म ऐड हो जाता है, जैसे i इक्वल टू 1 से n y एक्चुअल माइनस y प्रिडिक्टेड का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा स्लोप का स्क्वायर। ये होता है आपका पेनाल्टी टर्म, जो कि आपके रिज रिग्रेशन में ऐड हो जाता है, जिससे जिससे आपके मॉडल का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो जाता है। तो आपको इसको क्या करना है, इसको भी कम करना है, राइट। तो लिनियर रिग्रेशन में हम लोग किसी भी लाइक एरर को रिड्यूस करने के लिए कौन सा यूज करते हैं, ये वाला पार्ट यूज करते हैं। रिज रिग्रेशन में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस वाले पार्ट को यूज करेंगे पूरा पूरा कंप्लीटली। तो इसको जो जो लैम्डा है, इसको बोलते हैं श्रिंकेज फैक्टर। इसको क्या बोलते हैं, श्रिंकेज फैक्टर। आपका एरर किस तरीके से श्रिंक कर रहा है, किस तरीके से बढ़ रहा है। तो श्रिंकेज जो होता है, ये श्रिंकेज फैक्टर में जो ये लैम्डा होता है, ये हमेशा मोर देन 0 होता है। ठीक है। जो भी आपके पास कोई भी पॉजिटिव वैल्यू है उसके लिए ये लैम्डा क्या होता है, मोर देन 0। अब ये लैम्डा कैसे सेलेक्ट होता है, तो मैं आज एक और टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसका नाम है क्रॉस वैलिडेशन टेक्निक। तो लैम्डा जो होता है बेसिकली क्रॉस वैलिडेशन मतलब आपका, मैं ये सारा स्टेप बताऊंगा क्रॉस वैलिडेशन क्या होता है। अगर शॉर्ट में बताऊं तो आपके पास अगर 100 डेटा है, ठीक है, तो आपने ट्रेन टेस्ट डेटा में इस सभी को स्प्लिट करा था 20 और 80 में, राइट। तो अगर 20 और 80 में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो आप करो 15 और 85। इसमें अच्छा परफॉर्म कर नहीं कर रहा है तो आप करो 10 और 90। तो ये जो टेक्निक आप यूज कर रहे हो इसी को हम लोग बोलते हैं एक वन ऑफ द वे ऑफ क्रॉस वैलिडेशन टेक्निक। तो ये जो सेलेक्ट होता है लैम्डा का वैल्यू,
वो क्रॉस वैलिडेशन टेक्निक से ही सेलेक्ट होता है। ठीक है, अब आपको अगर मैं बताना चाहूं तो रिज रिग्रेशन का मेन काम क्या है? टू रिड्यूस ओवर फिटिंग। ठीक है, तो इसमें इसमें जो स्लोप दिखता है, इसमें जो स्लोप दिख रहा है, लैम्डा इंटू स्लोप का स्क्वायर, लैम्डा इंटू स्लोप का स्क्वायर, तो स्लोप जो होता है वो जीरो की तरफ मूव करता है, जीरो नहीं होता है, ये क्या होता है, जीरो की तरफ मूव करता है। समझ में आया? तो ये लैम्डा और स्क्वायर इन सभी का वैल्यू बहुत ही कम होता है। समझ में आया? तो ये बेसिकली क्या करता है, आपका जो भी आपके पास कोफिशिएंट है, जो भी आपके पास नंबर है, उसको वो क्या करेगा बेसिकली, वो जीरो की तरफ टेंस मूव करा देगा। समझ में आ गया? तो ये बेसिकली आपका रीज रिग्रेशन काम करता है। सीधा सीधा सा अगर सिंपल वर्ड में मैं बताऊं तो आपके ओवर फिटिंग को कम करता है। कैसे करता है? तो वो लैम्डा इंटू स्लोप के फैक्टर को वो उसमें ऐड कर देता है, जिसकी वजह से आपका जो ओवर फिटिंग वाला प्रॉब्लम होता है वो कम हो जाता है, अगर सिंपल सिंपल सा मतलब समझो तो आप। ठीक है, अब नेक्स्ट होता है आपका लैसो रिग्रेशन। इसको बोलते हैं हम लोग L1 फॉर्म। L1 फॉर्म, FORM। ठीक है, अब अगर आप इसको बेसिकली देखोगे तो इसमें क्या होता है, सेम पहले मैं एक्सप्रेशन लिखा देता हूं आपको। I इक्वल टू 1 से n y एक्चुअल माइनस y प्रिडिक्टेड का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा, और यहाँ पे अब स्लोप आएगा बट इसका स्क्वायर नहीं आएगा। जो हम लोगों ने देखा था लैम्डा इंटू मॉड ऑफ स्लोप रहेगा। तो ये बेसिकली इस तरीके से आपका लेसो रिग्रेशन बेसिकली बनता है। अब ये क्या करता है बेसिकली, अगर मैं इसका पर्पस आपको बता दूं तो ये भी मल्टीकोलिनियरिटी से डील करता है, और साथ में कौन सा फीचर सेलेक्ट करना है, कौन सा कॉलम सेलेक्ट करना है, फीचर सिलेक्शन में भी हेल्प करता है। ठीक है, ये क्या करता है, मल्टीकोलिनियरिटी से भी डील करता है और आपके कॉलम को सेलेक्ट करने में हेल्प करता है। ये क्या करता है बेसिकली, जो मैंने आपको बताया, ये भी एक पेनाल्टी का टर्म ऐड करता है। जो पेनाल्टी का टर्म आप समझे ना कौन सा है, पेनाल्टी का टर्म लैम्डा मॉड ऑफ स्लोप। तो अगर आपका रीज रिग्रेशन क्या करता है, लैम्डा इंटू स्लोप का होल स्क्वायर, और ये सॉरी, और आपका जो लैसो होता है वो क्या करता है, लैम्डा इंटू स्लोप। ठीक है, तो जो बेसिकली रीज काम करता है वो मल्टीकोलिनियरिटी और आपके जो आपके पास जो डेटा है, ठीक है, उसमें आपके ओवर फिटिंग को भी कम करने में हेल्प करता है। ये किसका काम है, रीज रिग्रेशन का। और अगर हम लासो का बात करें तो लासो क्या करता है, मल्टीकोलिनियरिटी और साथ में कौन सा कॉलम सेलेक्ट करे उसको भी हेल्प करता है। राइट, तो अगर मैं इसको सेंटेंस में लिखने की कोशिश करूं तो क्या करता है, इट हेल्प्स इन ओवरफिटिंग टू रिड्यूस इट एंड ऑल्सो हेल्प्स इन फीचर सिलेक्शन। ठीक है, अब ये क्या करेगा, इन दिस स्लोप विल मूव टुवर्ड्स जीरो, मूव टुवर्ड्स जीरो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, देन अगर आपका स्लोप मूव टुवर्ड्स जीरो होगा देन दोज फीचर विल बी रिमूव। ओके, मतलब ये क्या करता है कि अगर आपको स्लोप जीरो की तरफ मूव कर रहा है, उस फीचर को आपको हटा देगा, और इससे क्या होगा, आपका बेटर फीचर, बेटर कॉलम और फीचर वी कैन से उसको सेलेक्ट होने में हेल्प होगा। ठीक है, अब एक सिंगल पॉइंट, किसी ना किसी पॉइंट पे आपका जो स्लोप का वैल्यू होगा वो जीरो हो जाएगा। मतलब क्या, कि अगर आपको मैं थोड़ा सा बताऊं, रीज में क्या होता है बेसिकली, आपका स्लोप टेंड्स टू जीरो होता है, मतलब जीरो पूरा नहीं होता है, राइट, टेंड्स टू जीरो। बट यहाँ पे क्या होता है, आपका लैसो में आपका जो भी स्लोप का वैल्यू होता है वो जीरो, एक पॉइंट पे जीरो हो जाता है। राइट, तो इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे भैया लेसो रिग्रेशन। ठीक है,
अब अगर मैं एक दोनों में एक डिफरेंस बता दूं, दोनों का मेन यूजेस अगर आपको बता दूं, तो रीज जो होता है बेस्ट यूज होता है कब, जब आपके पास बहुत सारे प्रिडिक्टर्स हो। प्रिडिक्टर्स मतलब बहुत सारे आपके पास कॉलम हो जो को रिलेटेड, ठीक है। और ये आपके मॉडल में वेरिएंस को भी डिक्रीज करने में हेल्प करता है। वेरिएंस मतलब क्या, सेम मल्टीकोलिनियरिटी जो आपको फैक्टर मैंने बताया था, और हेट्रोस्कैटिसिटी होमोस्कैटिसिटी उसके बारे में मैंने बताया था, ठीक है। अब लेसो आ गया, ठीक है। लेसो के लिए इसमें मैंने क्या बोला कि मोर प्रिडिक्टर्स होने चाहिए, इसमें क्या, लेसो में लेस प्रिडिक्टर्स होने चाहिए, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट होंगे उसी प्रिडिक्टर को सिलेक्ट किया जाएगा। इसमें क्या है, जितने भी प्रिडिक्टर जितने भी कॉलम अवेलेबल है सबको सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब ये बस सिंप्लीफाई कर देते हैं डेटा को बेसिकली, क्योंकि अब मान लेते हैं 20 कॉलम है, अब आपको जरूरत है 5 का ही, तो ये सिंप्लीफाई करके आपको लेसो दे देते हैं, समझे। ये चीजें आपको आई होप समझ में आ गया होगा। बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक। और एक और टर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिक नेट, ठीक है। तो इलास्टिक नेट में ज्यादा नहीं बताऊंगा, जस्ट ये दोनों का जो कॉमन फेज होता है, इट इज अ मिडिल ऑफ, और वी कैन से मिक्स ऑफ बोथ रिज एंड लासो रिग्रेशन, बोथ रिज एंड लासो रिग्रेशन, इन सभी में ये बेसिकली यूजफुल होता है, ठीक है। तो अगर आपसे ओवरऑल आपको पूछा जाए तो भैया आप बताना कि रिज एंड लासो रिग्रेशन मल्टीकोलिनियरिटी रिड्यूस करने में हेल्पफुल रहता है, आपके मॉडल का परफॉर्मेंस इंक्रीज करने में हेल्पफुल रहता है, राइट। और बेटर कॉलम, बेटर फीचर सेलेक्ट करने में हेल्पफुल रहता है। ये तीनों रीजन आप रिज और लासो के लिए बता सकते हैं, ठीक है। तो वापस आ जाते हैं हम लोग, इसको देखते हैं कोड के थ्रू ये कैसे हेल्पफुल रहता है। हाँ जी नरेंद्र, आपको ये टॉपिक के बारे में पता है। हाँ सर, हम्म, थोड़ा बहुत। हाँ सर। क्या होता है ये। हाँ सर, रिज लेस होता है जो कोएफिशिएंट की वैल्यू को रिड्यूस करती है, किसको रिड्यूस ओवरफिटिंग करती है। कम करती है। कोएफिशिएंट की वैल्यू को जीरो करती है लेसो टेक्निक, और रिच टेक्निक में कोएफिशिएंट की वैल्यू को जीरो के नजदीक ले जाती है। ओके, चलिए ठीक है। और भी चीजें होती है जो मैंने बताया उसको भी देखिएगा। अब हम लोग आते हैं, इसको देख लेते हैं किस तरीके से ये हेल्पफुल रहता है एक डेमो के फॉर्म में, इन चीजों को हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये लाइब्रेरीज वगैरह इंपोर्ट आपको करना होगा तो कर सकते हो। इंपोर्ट नंपाई को करा है, ठीक है। पांडास को करा है। मैंने sklearn डॉट लीनियर मॉडल से मैंने लीनियर रिग्रेशन को इंपोर्ट कर दिया है। sklearn डॉट लीनियर मॉडल को इंपोर्ट कर दिया रिज को। sklearn डॉट लीनियर मॉडल इंपोर्ट कर दिया लेसो, ठीक है। फिर sklearn डॉट मैट्रिक्स से मैंने इंपोर्ट कर दिया आर स्क्वायर, ठीक है। सीबॉन मैटप्लॉटलिब ये सारी चीजें आपको आइडिया है, बस ये चीज आपको रीस और लासो को ध्यान से देखना है, राइट। तो मैंने ये वाला डेटा पहले भी मैंने ले रखा था, मैं उसी को डील करके बता रहा हूँ। इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि आपके पास याद है मैंने कार वाला डेटा लिया था, ठीक है। उसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, कार के नेम को ड्रॉप कर दे रहे थे, याद है वो वाला। मैंने डायरेक्टली सबको एक साथ में ले लिया है। ओरिजिन को मैंने रिप्लेस कर दिया, 1 को अमेरिका को, 2 को यूरोप से, 3rd को एशिया से। और गेट डमीज की हेल्प से हम लोगों ने इसको इंडिकेट कर दिया, मतलब क्या, अमेरिका रहेगा तो अमेरिका में 0 और 1 रहेगा, बाकी सब में 0 रहेगा, ठीक है। फिर यूरोप रहेगा तो यूरोप में 1, बाकी सब में 0। ये वन हॉट इनकोडिंग वाला बात है वहां पे। तो उसको अगर करना है तो नॉर्मली आप पीडी डॉट गेट डमीज से भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जैसे ही ये चीजें हुई थी तो आपके पास कुछ डेटा में आपके पास ये वाला पार्ट था, ठीक है।
क्वेश्चन मार्क कहीं कहीं पे आ गया था, उसको हम लोगों ने क्या कर दिया, NaN से रिप्लेस कर दिया, और यही जो आपका NaN है उसको हम लोगों ने मीडियन लगा के उसको हटा दिया। ये बहुत मतलब लंबा प्रोसेस है, जस्ट मैं ये सारा चीज पहले बता चुका हूँ इसलिए मैंने शॉर्ट में बता दिया। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि रीज और लासो कैसे इसमें हेल्पफुल हो रहा है। मैंने अब क्या करा यहाँ पे, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल बना दिया। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था वहां पे क्या था, माइलेज जो था वो था आपका डिपेंडेंट, और जो बाकी जो बच गए वो क्या था आपके इंडिपेंडेंट। तो देखिए यहाँ पे ये हो गया आपका डिपेंडेंट, और ये क्या हो गया, एक माइलेज डॉट ड्रॉप माइलेज। इसका मतलब क्या है कि आप इसमें सारे कॉलम को रख रहे हो, सिर्फ आप माइलेज को ड्रॉप कर रहे हो, और इसमें वाई में आपने क्या रखा, सिर्फ माइलेज को रखा। तो मतलब क्या, एक्स और वाई समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मैंने क्या करा यहाँ पे, इसको प्री प्रोसेसिंग के लिए ले गए। प्री प्रोसेसिंग के लिए कल मैंने आपको बताया था ना, स्केलिंग करते हैं, तो हम लोगों ने फ्रॉम स्केलेंट इंपोर्ट प्री प्रोसेसिंग करा। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने एक्स स्केल्ड को ले लिया, प्री प्रोसेसिंग डॉट स्केल एक्स। फिर हम लोगों ने क्या करा, उसको डेटा फ्रेम में रख दिया, एक्स स्केल्ड कॉलम का नाम रख दिया। ठीक है, और उसके बाद उसी तरीके से मैंने वाई स्केल वाले को ले लिया, वाई वाला जो डेटा है उसको ले लिया, और उसको भी हम लोगों ने क्या कर दिया, स्केलिंग कर दिया। अब मैंने क्या करा, स्केलर्न डॉट मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट कर दिया ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। एक्स ट्रेन ले लिए, एक्स टेस्ट ले लिए, वाई टेस्ट, ट्रेन टेस्ट। ये क्यों किया गया समझ में आया ना। आपका जो भी डेटा है उसमें जो वैल्यू का रेंज है वो सबसे मैचअप नहीं करता है, सेम रेंज में नहीं है। इन सभी को सेम रेंज में रखने के लिए 0 से 1 या -1 to 1 के लिए आप क्या करते हो, स्केलिंग करते हो, राइट। तो अब ये सेम रेंज में आ गया तो मॉडल अच्छा परफॉर्म करेगा। अब हम लोगों ने क्या किया, एस एक्सएल को लिया, वाई को टेस्ट साइज मैंने लिया 30%, मतलब क्या कि 70% आप ट्रेनिंग में भेज रहे हो एंड 30% आप टेस्ट में भेज रहे हो। ठीक है, रैंडम स्टेट 1 ले लिया कि वो रैंडमली इस वैल्यू को सेलेक्ट कर ले। ठीक है, अब मैंने क्या करा, यहाँ पे मॉडल को फिट करा। मैंने रिग्रेशन मॉडल में लीनियर रिग्रेशन को फिट करा, और मैंने फिट करने के बाद इसमें एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन रख दिया जो हम लोगों ने सेपरेट करा है। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं बेसिकली, इसमें y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये चीजें आपको पता है। ठीक है, और अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूँ और भी टर्म में, तो y बाई सी इक्वल टू एम एक्स बाई सी प्लस 1, ऐसा कर सकते हैं ना, याद है। तो ये m बाई सी और y बाई सी ये क्या शो करते हैं, बेसिकली कोफिशिएंट शो करते हैं, राइट। या ये आइडिया है कि नहीं, आइडिया है। यस सर यस। ठीक है, तो वही चीज हम लोग कोफिशिएंट निकालने जा रहे हैं, रिग्रेशन मॉडल जो हम लोगों ने बनाया। और यहाँ पे देखिए, फॉर आई कॉमा कॉलम नेम इन इनुमरेट, इनुमरेट क्या करता है बेसिकली, जो भी आपके पास है उसको काउंटिंग के फॉर्म में दे देता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहे हो, कॉलम को आप ले रहे हैं, आई के साथ कॉलम नेम रख रहे हो। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, फॉर्मेट में रखा कॉलम नेम एंड रिग्रेशन मॉडल में आपने डेटा को रख दिया इस तरीके से, डॉट कोफिशिएंट। जैसे ही आपने करा सबका कोफिशिएंट निकल के आ जाएगा। सिलेंडर था तो सिलेंडर का, डिस्प्लेसमेंट था तो डिस्प्लेसमेंट, हॉर्स पावर, वेट, एक्यूरेसी, जो भी चीजें थी उन सभी का आपके पास क्या आ गया, आपके पास यहाँ पे कोफिशिएंट आ गया। ठीक है, अब ये कोफिशिएंट निकल गया। अब हम आगे चीजों को देखते हैं कैसे हम लोग डील कर रहे हैं। कोफिशिएंट आ गया तो उसके बाद मैंने इंटरसेप्ट निकाला, इंटरसेप्ट। ठीक है, कोफिशिएंट और इंटरसेप्ट में किसी को दिक्कत तो नहीं है ना गाइस। नो सर। नो सर नो। ठीक है, तो ये बेसिकली मैथ्स है, थोड़ा बहुत आपको उस चीजों को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो वो चीजें हो जाएंगी आपके पास। अगर आपको दिक्कत है तो आप समझ सकते हो कि आपको बस लीनियर नॉर्मल फॉर्म से आपको इसको समझना होगा कि भैया अगर मैं एक लीनियर लाइक इक्वेशन ले रहा हूँ। ठीक है, एक लीनियर इक्वेशन ले रहा हूँ यहाँ पे, एंड उसमें मैं कुछ भी परफॉर्म कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ भी परफॉर्म कर रहा हूँ, तो आपको क्या बेसिकली समझना है यहाँ पे, इन सभी चीजों में समझना है कि भैया ये कैसे निकलेगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी करते, ठीक है, अब इसमें y क्या है, डिपेंडेंट, x क्या है, इंडिपेंडेंट। ठीक है, इसमें m क्या है, स्लोप। ठीक है, एंड जो ये c हो गया इसको हम लोग क्या बोलेंगे,
इंटरसेप्ट। समझ में आया ये चीजें? तो इस तरीके से हम लोग कंसीडर करते हैं। आई होप सो आपको समझ में आ गई सारी चीजें। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको रीज मॉडल के हेल्प से प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, रीज के हेल्प से प्रिडिक्ट करने की। अब देखो अल्फा इक्वल टू 0.3, मतलब जो आपको याद है जो हम लोगों ने लैम्डा लिया था, वही चीजें यहाँ पे इसमें कंसीडर होके मिल रही है। अब देखिए यहाँ पे मैंने रीज लिया, रीज में मैंने इसको 0.3 रख दिया। ठीक है, एंड फिट करके एक्सट्रेन और वाई ट्रेन रखा, और इसमें मैंने रीज का कोफिशिएंट निकाला। अब देखिए रीज का कोफिशिएंट कैसे निकल रहा है, 0.31, 0.313, 0.22, ये सारा जो आपने ऊपर निकाला है ना, ये सारा जो आपने ऊपर निकाला है वही सारा चीज यहाँ पे निकल रहा है। ठीक है, ये आपने रीच की हेल्प से निकाला। अब यहाँ पे मैंने लैसो के हेल्प से निकाला। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि लैसो में एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे वैल्यू आपका जीरो हो सकता है। ठीक है, तो देखिए मेनी ऑफ द कोएफिशिएंट हैव बिकम जीरो इंडिकेटिंग ड्रॉप ऑफ दोस डायमेंशन फ्रॉम द मॉडल। मतलब क्या कि बहुत सारे जगह पे आपका यहाँ पे, यार इतना कम टाइम मिलता है ना, बहुत सारे जगह पे क्या होता है कि आपका जीरो हो गया। मतलब क्या, ये जो डेटा था वो ड्रॉप हो गया। लेसो में मैंने बताया था ना, ये फीचर सिलेक्शन में हेल्प करता है। रीज क्या होता है, रीज बस मल्टीकोलिनियरिटी और जो भी आपका आपका मॉडल का परफॉर्मेंस में इंक्रीज करता है, राइट, मतलब उसको हेल्प करता है। बट लेसो में क्या है, वो सारा चीज तो करता ही है, साथ में फीचर को भी सिलेक्ट करता है। तो जहां जहां आपको दिख रहा है वो वहां वहां क्या हो गया, वो बेसिकली वैल्यू ड्रॉप हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा इस तरीके से। अब स्कोर को कंपेयर कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे रिग्रेशन मॉडल डॉट स्कोर करा, तो यहाँ पे 83% किसमें आया, ट्रेन डेटा में आया। टेस्ट डेटा में कितना है, 85। ठीक है, अब मैंने रीच के बेसिस पे करा, तो रीच में क्या हुआ, 0.8343। ठीक है, 77 है, 36 है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 0.8518, मतलब क्या कि ये सही परफॉर्म करा है रिज रिग्रेशन एज कम्पेयर टू रिग्रेशन मॉडल जो आपका ने लीनियर रिग्रेशन दिया। अब मैंने इसको लैसो से कर दिया। ठीक है, अब देखिए 79 यहाँ पे 0.79 आया, और यहाँ पे 83 आया, 0.8375। मतलब क्या, लैसो ने आपका बहुत अच्छा, यहाँ पे लैसो नहीं, आपका रिज ने सही तरीके से परफॉर्म करा है एक्यूरेसी के टर्म में। बट लैसो के पास ऐसा इतना कम क्यों आया, आपको समझ में आया ना, उसने बहुत सारे डेटा को ड्रॉप कर दिया था। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई होप सो ये सारी चीजें। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, अब जो हम लोग देखने जा रहे हैं बेसिकली, उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे कि आपके मॉडल में जब भी आप कोई भी पैरामीटर सेलेक्ट कर रहे हो, कोई भी पैरामीटर सेलेक्ट कर रहे हो, तो आपको ये डिफाइन करना होगा भैया कि आप कैसे इसको सेलेक्ट कर रहे हो। उस टेक्निक को हम लोग बोलते हैं क्रॉस वैलिडेशन टेक्निक। क्रॉस वैलिडेशन टेक्निक। ठीक है, ये कैसे काम करता है, आपके पास ट्रेनिंग, अरे यार इससे नहीं लिखना था, क्रॉस वैलिडेशन टेक्निक। ये इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रीसैम्पलिंग टेक्निक। रीसैम्पलिंग टेक्निक। ठीक है, इसका क्या रीजन होता है, ये बेसिकली आपके ट्रेन डेटा, ट्रेनिंग डेटा और टेस्ट डेटा जो है, इसको प्रॉपरली डिवाइड करता है। अगर आपने वहां पे 0.30 देखा, 0.25 देखा, वो ऐसे ही नहीं लिखते हैं, वो क्रॉस वैलिडेशन टेक्निक से लिखते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, अपने मॉडल को आइधर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, इधर तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, जैसे भी आपको डिवाइड करना होता है आप अपने मॉडल को चेक कर सकते हो। कभी कभी क्या होता है कि अगर आपने ट्रेन डेटा और टेस्ट डेटा को सही तरीके से नहीं अरेंज किया, तो उससे भी ओवरफिटिंग या अंडर फिटिंग का इशू हो सकता है। ओवरफिटिंग अंडर फिटिंग आई होप आपको पता होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको बेसिकली क्रॉस वैलिडेशन टेक्निक जो होता है वो बेसिकली आपको यूज करना पड़ेगा। अब क्या होता है, बेसिकली क्रॉस वैलिडेशन टेक्निक जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं तो वो हम लोग देख लेते हैं। पहला आपका टेक्निक होता है होल्ड आउट मेथड। होल्ड आउट मेथड ये क्या करता है, बेसिकली आपके पास जो भी डेटा सेट है,
आपके पास जो डेटा सेट है उसको क्या करता है, दो पार्ट में डिवाइड करता है, एक ट्रेन और एक टेस्ट। ठीक है। अब वो कैसे डिवाइड करता है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट कि होल्ड आउट मेथड क्या है, कि आपका जो ट्रेनिंग डेटा सेट है वो बेसिकली किसके लिए यूज होगा, ट्रेनिंग मॉडल के लिए, और जो टेस्ट डेटा है वो किसके लिए यूज होगा, जो मॉडल में आपने प्रिडिक्शन करना है उसके लिए। ठीक है। अब कैसे सेलेक्ट होता है, हाई वेरिएंस के पर्सपेक्टिव से, हाई वेरिएंस के पर्सपेक्टिव से आपका होल्ड आउट मेथड सेलेक्ट होता है, राइट। नेक्स्ट होता है आपका, इन सभी को भी मैं कोड से दिखाऊंगा, के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन, के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन। ये बेसिकली क्या करता है, आपका अगर मतलब हाई वेरिएंस है, अगर वेरिएंस सही तरीके से है, मतलब इतना भी ज्यादा नहीं कि बहुत ज्यादा हो रहा है, तो ये क्या करता है, उससे टैकल करने की, मतलब इसमें वेरिएंस जो होगा वो रेंज में रहना चाहिए प्रॉपर, ऐसा नहीं कि वेरिएंस बहुत ज्यादा हो जाए। ठीक है। अब इसमें मान लेते हैं कि वेरिएंस बहुत ज्यादा हो गया, उसको टैकल करने के लिए आप के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन ले सकते हो। ठीक है। अब ये क्या करता है, बेसिकली किस तरीके से करता है, जो भी आपके पास डेटा सेट उसको के सेट में डिवाइड करता है, के पार्ट में। ठीक है। और सबका साइज जो होता है वो इक्वल रहता है। ठीक है। अब मान लेते हैं कि उसने 5 सेट में डिवाइड कर, तो वो क्या करेगा पता है, फर्स्ट सेट टेस्ट सेट का ले लेगा, और बाकी बाकी जो 4 बच गए, जो k-1 बच गए, मतलब क्या 4, उसको वो ट्रेनिंग के लिए ले लेगा। ठीक है। क्या करेगा, ये हो गया। अब दूसरी बार हम लोग कर रहे हैं क्या, उसने क्या करा, सेकेंड टेस्ट में उसने क्या करा, बेसिकली यहां पे ले लिया उसने टेस्ट सेट के लिए। ठीक है। और फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके लिए सेकेंड टेस्ट बेसिकली कर रहे हैं, तो वो टेस्ट के लिए हो गया। अब उसमें आपने क्या करा, आपने यहाँ पे k-1 रखा, राइट, के सेलेक्ट करा उसने, कोई भी 1 सेलेक्ट करा, और आपने k-1 यहाँ पे सेलेक्ट करा। ठीक है। सेकेंड वाले टेस्ट के लिए क्या करोगे, उसने 2 पार्ट रख लिया और आपको k-2 करना पड़ा। ठीक है। थर्ड के लिए आप क्या करोगे, इसने 3 पार्ट रख लिया और आपको k-3 रख दिया। ठीक है। तो इस तरीके से आप बेसिकली क्रॉस वैलिडेशन टेक्निक यूज करते हो। कि फिर से मैं बता रहा हूँ, आपके पास 5 पार्ट है, पहली बार में उसने 1 लिया 4 छोड़ा, दूसरी बार में 2 लिया 3 छोड़ा, तीसरी बार में क्या करेगा, 3 लिया 2 छोड़ा, इस तरीके से। ठीक है। तो ये आपका क्रॉस वैलिडेशन टेक्निक होता है। एंड सभी में बेसिकली क्या होता है, एरर कैलकुलेट होता है, और जिसका भी बढ़िया आ रहा है, मतलब कि जिसका एरर कम आ रहा है, मॉडल का परफॉर्मेंस अच्छा है, उसी को सेलेक्ट करते हैं पैरामीटर के। तो अभी तक आपने देखा होगा ना, हम लोग 75% एंड 25% रखते हैं, मतलब क्या, तीन ये चार चार पार्ट है, तो 3 पार्ट ये और 1 पार्ट ये। समझ में आया। इस तरीके से हम लोग बेसिकली यूज करते हैं। थर्ड टेक्निक जो होता है आपका, वो होता है लीव वन आउट क्रॉस वैलिडेशन। लीव वन आउट क्रॉस वैलिडेशन, इसमें क्या होता है कि ये एक स्पेशल केस होता है, जिसमें आपको क्या करना होता है, के जो वैल्यू होता है वो बेसिकली डिफाइन करना होता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वर, मतलब क्या, नंबर ऑफ कॉलम, आपको उससे डिफाइन करना होता है। तो इसके बेसिस पे क्या होता है, तो इस ये बोलता है कि 2 सेट बनाने से बेहतर है, 2 सेट बनाने से बेहतर है कि आप एक सिंगल ही रखो सेट। ठीक है। मतलब 2 सेट बनाने से बेहतर है कि आप एक सिंगल सेट रखो, उसी में आप उसको ट्रेन डेटा में डिफाइन कर दो और उसको टेस्ट डेटा में डिफाइन कर दो। ठीक है। एंड उसी के बेसिस पे आप क्या करो, एरर कैलकुलेट करो। ये कैसे डिपेंड करता है, आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने कॉलम है आपके, ये होता है आपका बेसिकली लीव वन आउट क्रॉस वैलिडेशन। जब मैं इसके कोड बताऊंगा तो आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए गाइस, मतलब जो भी चीजें हैं यहाँ पे, ये सारे आपके मॉडल के परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने में हेल्प आउट करते हैं। ठीक है। मॉडल के परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने में आपको हेल्प आउट करते हैं ये सारी चीजें। आपके क्रॉस वैलिडेशन टेक्निक है, जो कि मैं अभी जब लीनियर रिग्रेशन पढ़ाया मैंने आपको, ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा था कि बहुत सारे पैरामीटर आपको नहीं पता था,
वो सारे पैरामीटर को मैं बता रहा हूँ, क्यों ये यूज कर रहे हैं, क्यों ये यूज कर रहे हैं। कहीं पे आप देखोगे रीज क्यों यूज कर रहे हैं, कहीं पे n=50 लिख दिया गया है, ये क्यों यूज कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपको हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको आई होप सो समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे की चीजों को देखेंगे, एंड नेक्स्ट क्लास में इसके थोड़े से कोड्स देख लेंगे